नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं वही कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जिसका शानदार तरीके से ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला है। और इस ब्रेकआउट के कारण मैं एक लंबा जर्नी के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर स्विंग बेसिस में ट्रेड करने वाला हूं। तो मेरा व्यू क्या है, मैं किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर कौन सा पॉइंट्स को चेकआउट करके मैंने काम किया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। पर डे आपको इसी तरीके से अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा जी एंटरटेनमेंट के बारे में, मतलब जिसको हम लोग जेल नाम से जानते हैं। तो जिल नाम से जिस कंपनी को जानते हैं, जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, बेसिकली इस कंपनी इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी था, एक टाइम था। तो आज इस कंपनी थर्ड पोजीशन में आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि सन टीवी एक टाइम फोर्थ पोजीशन में था, थर्ड पोजीशन में था। आज सन टीवी नंबर वन में हो चुके हैं। और उसके अकॉर्डिंग जे एंटरटेनमेंट आज नीचे चला गया। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे कारण है। वो कारण को मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। फिलहाल के लिए जी एंटरटेनमेंट का हालत क्या है वो देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि पिछले दिनों में लगातार एक शानदार तरीके से बाउंस बैक देखने को मिला था। उसके कारण बहुत सारे कमेंट्स भी आ गया कि सर यहाँ से क्या बाउंस बैक कर सकते हैं, क्या यहाँ से फिर से वो रिकवरी कर सकते हैं। अगर चार्ट को देखा जाए तो लास्ट 1 ईयर में कंपनी के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला। 300 में चलने चलने वाला कंपनी आज कितने में चल रहा है? करीबन 138-40 के आसपास। तो ओवरऑल 5 साल की डेटा दिखा दूं, यहाँ पे भी करेक्शन, 10 साल में भी करेक्शन, मैक्सिमम दिखा दूं तो यहाँ पे भी देखिए किस तरीके से कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला। तो इस कंपनी के ऊपर मेरा व्यू क्या है? मेरे व्यू के बारे में बात करूँ तो उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आप ध्यान से देखना। कंपनी के ऊपर यहाँ पे कंटिन्यूसली एक करेक्शन देखने को मिला, कंटिन्यूसली एक फॉल देखने को मिला। आप देख सकते हैं किस तरीके से टॉप लेवल से, मतलब जो जो कंपनी 600 के ऊपर चल रहा था आज 140 के ऊपर चल रहा है। मतलब सोचिए कितना बड़ा बड़ा एक फॉल इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। सर ऐसा नहीं है, कंपनी के ऊपर जो सपोर्ट लेवल है वो सपोर्ट लेवल कौन सा है? सपोर्ट लेवल निकल कर है 120 रुपीज़ के आसपास। मतलब यहाँ पे कंपनी का एक सपोर्ट लेवल मिला है। देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का स्ट्रांगली एक सपोर्ट लेवल मिला है जो लेवल निकल कर है 120 रुपीज़। और कंपनी लगातार गिरते गिरते वही लेवल तक जाने का कोशिश कर रहा है। देखिए कंपनी कंटिन्यूसली सेलिंग हो रहा है और ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, मगर वो ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो वो नीचे जरूर आएगा, 120 लेवल तक जरूर आएगा। इस तरीके से कुछ सिचुएशन यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ तक आए, क्या यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं? उससे पहले कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देखना बहुत जरूरी है। अगर मैं इस कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो देखिए इस बार सेल्स में थोड़ा सा पॉजिटिविटी तो आया, मगर एक्सपेंस और बाकी खर्चा सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 118 करोड़ हुआ। जो मतलब पिछले 3 क्वार्टर पहले दिखाए तो कंपनी जितना प्रॉफिट किए थे इस बार उतना प्रॉफिट हुआ नहीं। मतलब कंपनी में कंटिन्यूसली प्रॉफिट ग्रोथ को मेंटेन्स कंपनी कर नहीं पा रहा है। कभी ज़्यादा कभी कम, इस तरीके से कुछ प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। और लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में तो कंपनी बड़े से बड़े लॉसेस भी किए। अभी फिर से कंपनी रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। तो सिर्फ यही रिकवरी से कंपनी का आगे बढ़ने के लिए पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, ये बोलना गलत होगा। क्योंकि दूसरी पॉइंट्स को अगर देखेंगे तो कंपनी के पास रिजर्व अच्छा खासा है। मैं मानता हूँ रिजर्व अच्छा खासा है। कंपनी के ऊपर डेप्थ बहुत ज़्यादा था, कंपनी ने डेप्थ को मिटा दिया। कंपनी के हाथ में फिक्स्ड एसेट भी है। चलो कुछ पॉइंट्स तो पॉजिटिव है, मगर यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस करना, जो कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन एक टाइम 40% 50% के आसपास होल्डिंग कर रहे थे वो खुद आज 18% तक आ चुके हैं। डीएस के पास जो 38% 40% के आसपास होल्डिंग था वो भी 22% आ चुके हैं। तो माल किसने उठाया? माल उठाया पब्लिक ने, क्योंकि प्रोमोटर ने तो खुद माल बेचकर भाग गया। क्योंकि प्रोमोटर ने कब माल बेचा आप देख सकते हैं। प्रोमोटर के पास 2017 18 19 में अच्छा खासा होल्डिंग्स था 40% के आसपास, और वही प्रोमोटर माल बेचकर भाग गया और 3% के आसपास होल्डिंग प्रोमोटर के पास हो गया। तो सोचिए प्रोमोटर खुद माल बेचकर भाग रहा है इस तरीके से कंपनी से। तो जिस सेगमेंट में ग्रोथ जो है बहुत कम हो चुका है। क्योंकि देखिए जी एंटरटेनमेंट आप सभी जानते हैं, जी का जो जितने सारे अलग अलग चैनल्स है उसके माध्यम से कंपनी न्यूज़ भी चलाते हैं। मतलब और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम लोग टीवी में सारी चीज़ देखते रहते हैं। तो जिस तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया, डिज्नी हॉटस्टार आ गया, साथ ही साथ रिलायंस का जियो प्लेटफॉर्म आ गया। तो इस तरीके से प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग घर बैठे मोबाइल में हर जगह पे खुद लाइव सब कुछ देख सकते हैं। तो आज टीवी का जो जमाना है वो धीरे धीरे करके बहुत कम होता जा रहा है। और अंत में मतलब कुछ साल के बाद टीवी का कोई नामो निशान नहीं रहेगा, इस तरीके से सिचुएशन है। तो उस जगह पे इस तरीके से जी एंटरटेनमेंट जैसे कंपनी कहाँ से सर्वाइव कर, मतलब कहाँ से सर्वाइव कर पाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ
तो कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज है। जो इस कंपनी के ऊपर सोच रहे हैं कि मैं कुछ बाइंग करूँ सेलिंग करूँ, उसके लिए बता दूँ बहुत हाई रिस्क की कंपनी है। तो प्लीज़ एक बार रिस्क को मैनेज करके आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ एक बार बातचीत करके काम करिएगा कि कितना रिस्क लेना। मेरे हिसाब से, अगर मेरे ओपिनियन आपको बता दूं, तो मेरे हिसाब से तो मैं कभी भी इस तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहूँगा जो कंपनी का फाइनेंशियल, जिसका बिजनेस को ठीक नहीं है, उसके ऊपर काम करने के लिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है जुबलियन फूड। वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है। फेवरेट इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस सेक्टर में जितने सारे कंपनीज है उनमें से नंबर वन पोजीशन में है जुबलियन फूड, क्योंकि इसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट, कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। तीसरी बात ये भी है कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है वहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो कर्जा है वो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ चुके हैं। इसके पीछे रीजन भी है, मैं आपको बता दूं रीजन कौन सा है। ध्यान से अगर कर्जे को देखेंगे तो कंपनी के एक्चुअली कंपनी के लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में उतना कर्जा नहीं है। कर्जा कहाँ पे है? लीज लाइबिलिटी में। मतलब कंपनी बहुत सारे आउटलेट ओपन करने जा रहा है, उस आउटलेट ओपन करने के लिए कंपनी को जो लीज लेना पड़ता है, तो उसी लीज के कारण यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, कर्जा उठाया। देखिए, लीज लेना भी एक कर्जा है, क्योंकि मान के चलिए मैं आपका घर को भाड़े पे लेना चाहता हूँ, तो आप कहेंगे मुझे डिपॉजिट मनी चाहिए। तो वो डिपॉजिट मनी अगर आपको मतलब एज ए इंस्टॉलमेंट के हिसाब से दूँ, तो वो तो एक एट ए टाइप ऑफ लोन ही हो गया ना। तो इस हिसाब से लीज लाइबिलिटी कहा जाता है कंपनीज के तरफ से। तो ये एक कारण है जिस कारण के ऊपर कंपनी के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कर्जा है, चलो कंपनी बहुत बड़ा प्रेशर में है, बिल्कुल नहीं। कंपनी के लीज में ज़्यादा पैसा लिया गया है, खुद के कर्जा तो ना के बराबर है। क्योंकि टोटल कर्जा को देखा जाए तो करीबन कितना होगा, अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 1500 करोड़। तो 1500 करोड़ के आसपास टोटल कर्जा है। तो जो वो कंपनी चुटकी से मिटा सकता है, क्योंकि हाथ में रिजर्व कितना है, 2000 करोड़। हाथ में फिक्स एसेट कितना है, 6000 करोड़। चलो उसको मैं छोड़ ही देता हूँ। और भी देखिए, कंपनी के हाथ में कैश कितना है, 150 करोड़। तो इतने सारे पैसा अलग अलग जगह पे है, खुद के इन्वेस्टमेंट भी है और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ और भी एसेट भी है। तो इतने सारे सब कुछ है, तो कंपनी के ऊपर तो नेगेटिव सोचना भी गलत होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। हाँ, लोगों के मन में यही क्वेश्चन आएगा कि पहले तो एफएस के पास 31% होल्डिंग था, आज 20% हो चुके हैं। वो तो 10% होल्डिंग, तो 11% होल्डिंग तो वो बेच दिया। हाँ, बेच दिया, ठीक बात है, आपकी बात भी सही है। मगर उसका फायदा किसने उठाया? डीएस ने उठाया, क्योंकि डीएस के पास 15% था, आज 30% है। मतलब उल्टा डबल के आसपास। जितना एफएस ने बेचा उससे भी कई गुना ज्यादा डीएस ने खरीदारी किया। वो माल किससे खरीदारी किया? पब्लिक से, क्योंकि पब्लिक के पास 10% था, आज 7.5% है। तो इसका मतलब कंपनी के ऊपर स्ट्रेंथ है, तो इसलिए कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए मैंने इस कंपनी के ऊपर जब भी मुझे कोई ट्रेड मिले तो उस ट्रेड को मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो मुझे बहुत सारा ट्रेड मिला था पहले, वो मैं आपके साथ पहले ही शेयर किया हूँ। इस बार कंपनी के ऊपर क्या बना, देखिए, एक शोल्डर क्रिएट हुआ, उसके बाद एक बिग हेड बने, उसके बाद एक छोटा सा शोल्डर बने। मतलब एक स्ट्रांगली शोल्डर कंपनी यहाँ पे क्रिएट किया है। और इस स्ट्रांगली शोल्डर बनने के बाद फाइनली देखिए, ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। मगर मुझे इस कंफर्मेशन तो मिल चुके हैं, तो इसीलिए मैं इस कंपनी को अभी कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो मेरे एंटी लेवल से, टोटल ओवरऑल एंटी लेवल से टारगेट पॉइंट तक देखूँ, तो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन करीबन 890 रुपीज़ के आसपास। ये देखिए, मैं कोई आपको टारगेट नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी कोई पैटर्न्स बने तो उस पैटर्न्स के अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से रिसर्च करना है। आपकी रिसर्च के हिसाब से काम करिएगा, किसी को कि टारगेट देखकर ब्लाइंडली काम मत करिए। हाँ, आप शायद इतने दिनों से मेरे वीडियो देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि सर ने जितने सारे ट्रेड दिया, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, तो चलो इसको भी ट्रेड के हिसाब से ले लूँ। ऐसे मत करिए, क्योंकि आप अगर सीख चुके हैं सारी चीज़ देखकर, तो आप खुद के हिसाब से ट्रेड लीजिए। खुद एक बार रिसर्च तो करके देखिए, क्योंकि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल अगर वीडियो बनाना बंद कर दिया तो आपको तो खुद रिसर्च करना पड़ेगा। तो इसलिए सारी चीज़ों को सीख कर काम करिए। हाँ, मेरा टारगेट जो है वो टारगेट होने का चांसेस बहुत पॉसिबिलिटी, हायर पॉसिबिलिटी है, इसीलिए क्योंकि कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है वो 914 रुपीज़ के आसपास है, और कंपनी का टारगेट बनने जा रहा है करीबन 887 के आसपास है। मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि कोई भी कंपनी का टारगेट अगर लाइफ टाइम हाई के नीचे बने, तो हायर पॉसिबिलिटी है उस लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। तो आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम आप देख सकते, उसका नाम है लॉरस लैब्स लिमिटेड। बेसिकली लॉरस लैब लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से, एक ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और लॉरस लैब्स जो है वो एक छोटा सा कंपनी है, करीबन 27,300 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो कंपनी के ऊपर मुझे एक ट्रेड मिला, उस ट्रेड को मैं लेने से पहले कुछ पॉइंट्स जब मैंने चेक किया, तो मुझे एक डेटा देखने को मिला। सेल्स का डेटा तो ठीक है, कंपनी के एक्सपेंस चलो वो भी ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक है, सब कुछ यहाँ पे ठीक देखने को मिला। फिर भी कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हो गया। क्यों कम हो गया? इसके पीछे रीज़न यही है कि कंपनी को इस बार ज़्यादा टैक्स देना पड़ा और कंपनी का डिप्रिसिएशन ज़्यादा हो गया। तो छोटा मोटा तो करेक्शन यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो क्या फिर भी इस कंपनी के ऊपर मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा? अगर मैं प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ देखूँ तो लास्ट ईयर में कंपनी के ऊपर, मतलब करंट ईयर में कंपनी का सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में गया
और प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव सिचुएशन के हिसाब से बना, तो जिसके कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशर तो है। फिर भी कंपनी ने एक ट्रेड बहुत शानदार तरीके से दिया, एक बहुत शानदार तरीके से ब्रेकआउट हुआ, और वो आज का ब्रेकआउट नहीं, 2023 मतलब 2022 के दिसंबर के आसपास से कंपनी के ऊपर एक कम बने, उसके बाद 2 बार हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल ने ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया इस कैंडल ने, उसके बाद देखिए कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी कर रहा है। तो जो इस कंपनी को मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ, करीबन करीबन इसका टारगेट निकल कर है 661 रुपीज़ के आसपास। जो टोटल रेंज निकल कर है, अगर मैं एंट्री लेवल से अगर ऊपर तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 40% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। और सबसे मज़ेदार बात यही है कि कंपनी की जो लाइफ टाइम हाई है उसके नीचे बना है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकते हैं कि इस लेवल तक वो जा पाए। तो बाकी कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर काम करने से पहले आपको एक बार डीपली रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होते हैं ग्लोबली मार्केट के प्रेशराइज के कारण। बाकी मेरे व्यू क्या है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, आपके व्यू क्या है मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है राजश्री पॉलीपैक लिमिटेड। तो राजश्री पॉलीपैक लिमिटेड 330 करोड़ का कंपनी है, और इसके ऊपर अपडेट के बारे में बात करूँ तो कंपनी स्प्लिट देने जा रहा है सितंबर के 18 तारीख को। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये है और न्यू फेस वैल्यू बनेगा 5, मतलब एक के बदले कंपनी 2 शेयर देने जा रहा है। जो लोगों के पास 100 शेयर है तो उसका शेयर 200 हो जाएगा। तो इसके खुशी में इस कंपनी के ऊपर टूट मत पड़ना, इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारी चीज़ आपके साथ शेयर किया हूँ। आपको अगर काम करना है तो एक बार आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कर काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।